Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in pre-FSC online lectures. My name is Danial and we have been studying quite frequently for quite a time now. हम लोग पिछले 5-5.5 चैप्टर्स तकरीबन से साथ हैं और रोज़ किसी ना किसी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लास्ट जो हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट बेटे हमने डिस्कस किया सारा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। सेल वॉल को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। इसको बोलते हैं जो क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था 1883 में। जब आप सेल वॉल को क्लासिफाई करते हैं तो वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन स्टेन से पर्पल कलर में हो जाते हैं उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और वो जो पिंक कलर के रहते हैं, मतलब वो अगर पर्पल कलर के नहीं होते और फिर उनको सैफ्रानिन उनमें ऐड करें तो फिर वो पिंक कलर के हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया? अच्छा, इस सारे की बेस के ऊपर जब बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया। बताया गया कि इसमें मेन पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो म्यूरिन है, और इसके अलावा यहाँ पे लिपोप्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। और ये भी बताया गया कि सेल वॉल की बेस के ऊपर बैक्टीरिया को अगर क्लासिफाई कर दो कैटेगरीज़ के अंदर, कौन से? आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं है, और यू बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें डेफिनेटली पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है। तो ये एक नई बात यहाँ पे सामने आई। इस स्ट्रक्चर का रिव्यू देख लें। आउटर लेयर सेल वॉल, रेड वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये बेसल बॉडी यहाँ पे बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन मौजूद हो और यहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट करता है, और फ्लैजेला मैंने आपको बता दिया किससे बना हुआ है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो ये जो सारी अरेंजमेंट आप पढ़ रहे हो यहाँ पे और जान रहे हो, ये सेल वॉल से रिलेटेड थी और उससे रिलेटेड थी। अब हम शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसमें मेन कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। लाइनें पढ़नी पड़ेंगी आप सबको भी किताब से, और उसके बाद उनमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि एज सच सेल मेम्ब्रेन को जब भी देखा जाए उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इज़ द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ वेरी थिन, फ्लेक्सिबल एंड completely surrounds the cytoplasm। 3 वर्ड, थिन, फ्लेक्सिबल और साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। इट इज़ वेरी डेलिकेट इन नेचर एंड एनी डैमेज टू इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इतना डेलिकेट होता है सेल मेम्ब्रेन का ये जो कवर मैंने रेड में बनाया कि अगर इसको कोई डैमेज हो जाए तो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। नाउ द मेन पहला एमसीक्यू, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स इन लैकिंग स्टीरोल्स सच एज कोलेस्ट्रोल। ये ज़रा देख लें इसको ना, अगर आप सेल मेम्ब्रेन को बना के भी देख लें इवन, तो देन भी आप देखोगे कि फ़र्ज़ करें ये बनी इसी तरह है जिस तरह यूकैरियोटिक है। ये आपके पास है फॉस्फोलिपिड्स और यहीं पे प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन इसका बना हुआ है। अब सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको रिकॉल करें चैप्टर 4 तो बताया था कि वहाँ पे डायग्राम देखा, ये तो उस डायग्राम में आपने कुछ गोल्डन कलर्ड इस तरह के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देखे थे। इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कोलेस्ट्रोल्स। कोलेस्ट्रोल इज़ द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, एंड कोलेस्ट्रोल का सेल मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। वो क्या होता है जी? फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में ऑफ बैक्टीरिया में ये नहीं होता। ठीक है, नो कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ये है कि ये फ्लूइडिटी को यहाँ पे मेंटेन नहीं करेगा, और एज सच यहाँ पे मटेरियल्स के फ़्लो को इस अंदाज में नहीं देखा जाएगा जिस तरह ये आप इसको अभी देख रहे हो।
तो बात यह है कि इसका क्या ताल्लुक है स्टीरोल्स का मौजूद होने का और ना मौजूद होने का, ये बात क्लियर कर लो। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल मौजूद है और वो लो टेम्परेचर के अंदर फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, और जबकि आप यही बात अगर बैक्टीरियल सेल में देखो तो वहाँ पे स्टीरोल मौजूद नहीं है। सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंस में सेल मेम्ब्रेन की, इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स। ये रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट किसका, प्रोटीन्स का, न्यूट्रिएंट्स का, शुगर्स का और इलेक्ट्रॉन और मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स का। वो क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स? वो सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं और बनने के बाद टूटती भी हैं, उनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म में दो कैटेगरीज़ हैं, या है कैटाबॉलिज्म और या है एनाबॉलिज्म, और एज सच इसी फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए हाइलाइटर से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन वाइज अगर सोचो कि हम लोग एरोबिक हैं, हम लोग ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायर नहीं कर सकते, तो जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल है उसके पास भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। और रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिज्म है। इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपका कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसको तोड़ा जाता है और एनर्जी को रिलीज़ करवाया जाता है, ठीक है। सेम अप्लाइज कि जो यूकैरियोटिक सेल, ये जो बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए। सेम लाइक ग्लाइकोलाइसिस नाम सुना होगा आपने, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हमारे अंदर भी होता है। और इसी तरह आपने विद रिगार्ड्स टू सेकंड जो है इसमें वो भी सुना होगा क्रेब्स साइकिल, जिसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ह्यूमंस में ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब चूंकि यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो जितना भी प्रोसेस है सारे का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही चल रहा होता है और एज सच इसी वर्किंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अगेन पढ़ने वाली लाइनें हैं। मैं ये बता दूं आपको, इसमें से ज़रा ये देख लीजिए, ये मुकम्मल स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ये मुकम्मल स्पेस है, सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं इसलिए उनको नोट भी कर लीजिए और MCQs के लिए यहाँ पे बना लें। द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एम्ब्रियो नहीं होता इसमें, एंड साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, जिसको आप माइक्रोटिब्यूल बोलते हो। ये क्या होता है साइटोस्केलेटन? सेल की रस्सियाँ, ये बेसिकली वो हैं जो सेल की शेप को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होती, और क्या, साइटोस्केलेटन, सेल की रस्सियाँ भी नहीं होती जो सेल की शेप को भी और क्रोमोसोमल मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, तो वो नहीं होती यहाँ पे। एक तो ये MCQ हो गया। सेकंड पॉइंट, द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। अब ज़रा गौर करो मेरा बच्चा, ये देखो मैंने इसकी साइड पे बनाया था, ये देखो इधर, ये जो रीजन है ना जिसमें क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है अंदर, इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू इट रैपिडली, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस सारे रीजन में, यहाँ से लेकर इस दूसरे टिक तक, यहाँ तक रैपिडली इसमें मूव कर सकते हैं फ्रीली।
ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेल लाइक होता है। ये एमसीक्यू है कि ये जेल लाइक है अपनी कंसिस्टेंसी में, और एज सच इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। नाउ अ फ्यू वर्ड्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। क्या? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्लस एवरीथिंग विद इन इट। ठीक है, तो वही डेफिनेशन होगी ना, सेल वॉल रिमूव कर दो तो जो बाकी बचता है वो प्रोटोप्लास्ट है, अगर सेल वॉल ऐड कर दो तो फिर प्रोटोप्लाज्म है, दोनों में फ़र्क है ये। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। दस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अदर लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स सच एज क्रोमेटिन या न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम, मीसोसोम, granules and nucleolide are also present in the matrix। ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ रीजन्स के नाम हैं, कौन कौन से? क्रोमेटिन या न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम, मीसोसोम, ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियोइड वगैरह, ये सब इसी एरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है। नाउ ये जो डैश वाला सारा एरिया है न्यूक्लियोइड, अब बैक्टीरियल सेल, इसके ऊपर ज़रा लाइंस पढ़ते हैं और फिर इसको देखते हैं। अ बैक्टीरियल सेल अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स lacks discrete chromosome and nuclear membrane। ठीक है। The nuclear material or DNA in bacterial cell occupies a position near to the center of the cell। ये लाइन मार्क कर लीजिए कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या डीएनए है बैक्टीरियल सेल में, ये किधर होता है? नियरली सेंटर ऑफ द सेल के ऊपर ये मौजूद होता है। दिस मटेरियल is a single circular and double stranded DNA molecule। very important। जब भी DNA बनाएं कोशिश ये करें कि उसको डबल घुमा दें। क्यों ऐसे डबल क्यों घुमा दें? क्योंकि अगर इसको एलेबरेट करके देखें तो हमेशा याद रखो कि ये DNA है। ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके बगैर ये आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर, दिस मटेरियल इज़ अ, यही पॉइंट दोबारा पढ़ रहा हूँ, दिस मटेरियल इज़ अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इट एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, जमा हो जाना, इर्रेगुलर शेप्ड डेंस एरिया बना देता है। ये इर्रेगुलर होता है शेप में और बड़ा गाढ़ा सा एरिया होता है। इस इर्रेगुलर शेप डेंस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है। दिस क्रोमेटिन बॉडी इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए that is tightly folded so as to fit in the cell component। Last line, it's very very important for the MCQs। Since bacteria have a single chromosome they are called haploid। ये बड़ा important word है, तीनों words बता दो। haploid, diploid और पॉलीपोलॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम n। ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है? 2n, 2 क्रोमोसोम। पॉलीपोलॉइड क्या होता है? मैनी क्रोमोसोम्स। ठीक है, मैनी क्रोमोसोम्स विच में भी प्रेजेंट इन इट। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर यही बात आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, यूनी न्यूक्लिएट और बाई न्यूक्लिएट पे ले जाते हो। अगर एक ही न्यूक्लियस है तो उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट। अगर दो न्यूक्लियाई हैं, एक ही, जैसे पैरामीशियम में एग्जिस्ट करते हैं दो न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट। ठीक है। और अगर तीन है, और तीन है या तीन से ज़्यादा हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे।
मेरे बच्चों ने ये न्यूक्लियोइड का काफ़ी बड़ा पैराग्राफ था, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियोइड, कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर इन्वेलप इज मिसिंग, डेफिनेटली नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल ऑक्यूपाइज द पोजीशन नियर टू सेंटर ऑफ द सेल, सेकंड पॉइंट हो गया। ये मटेरियल है क्या? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये इर्रेगुलर होता है, डेंस एरिया होता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इर्रेगुलर डेंस एरिया, ठीक है। और ये जो क्रोमेटिन बॉडी है ये एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है दैट इज टाइटली फोल्डेड सो एज टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट्स। सिंस बैक्टीरिया हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, तो इनको क्या बोलते हैं? चूँकि बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम होता है तो इसलिए इनको हैप्लॉइड बोलते हैं। अगर 2 क्रोमोसोम होते तो फिर क्या बोलते बेटा? डिप्लॉइड। और अगर 2 से ज़्यादा होते तो फिर क्या होता? पॉलीपोलाइड या मैनी वाला। कुछ वर्ड्स हैं येलो बॉक्स में, वो देखिए। अदर नेम्स फॉर न्यूक्लियोइड आर न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी एंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे आपने पढ़े न्यूक्लियोइड के लिए। नंबर 1 न्यूक्लियर बॉडी, नंबर 2 क्रोमेटिन बॉडी और नंबर 3 क्या है? न्यूक्लियर रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क कर लीजिए इसको। न्यूक्लियस इज विजिबल, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, न्यूक्लियोइड इज विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद फ्यूल्जन स्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक कलरिंग टेक्निक निकाली थी, फ्यूल्जन उसको स्टेन बोलते हैं। ई कोलाई इज हैज़ या क्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम जिसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी है? 14,000 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बोर्ड का रेगुलर आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लाज्मिड्स? सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ, ये डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स ऐड करवा रहा हूँ, इसी के अंदर जो लिखा हुआ है आप भी ऐड कर लो। दीज आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दीज आर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड। बड़ा इंटरेस्टिंग है डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड में ना, कुछ बच्चे ये समझते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, खुद ब खुद रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखते हैं। एंड दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसका रोल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल, डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स ऑन देम। इनके ऊपर क्या क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल्स, इंसेक्ट वाली जीन्स भी इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मिड्स आर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। कुछ वर्ड्स हैं इसके साथ ना, प्लाज्मिड्स के पास ड्रग रेजिस्टेंट, इसका क्या मतलब है? आप बीमार हो गए हो, आप दवाई खा रहे हो, एंटीबायोटिक खा रहे हो, आपके ऊपर असर ही कोई नहीं हो रहा उस बीमारी का। क्यों नहीं असर हो रहा? उसकी वजह यह है कि आप जो एंटीबायोटिक खा रहे हो, आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपने सेल वॉल को या जो भी उनका आउटर कवर है, मेम्ब्रेन है, इन्वेलप है, उसको उन्होंने मॉडिफाई इस तरह कर लिया कि एंटीबायोटिक उसको रप्चर ही नहीं कर सकती। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? प्लाज्मिड, क्योंकि ये जीन्स कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड है हैवी मेटल जीन्स। वो कौन सी होती हैं हैवी मेटल? कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं हैविंग मॉलिक्यूल, जैसे कैडमियम वगैरह होते हैं, वो हैवी मेटल्स होते हैं। फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स बेटा क्या होती हैं? वो जीन्स जो सर्टन इंसेक्ट्स के अटैक को रप्चर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ये क्या होता है वेक्टर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है? वेक्टर्स आर कैरियर्स, ठीक है। एक बात,
वेक्टर्स हमेशा याद रखिएगा कि वेक्टर्स जिस अंदाज में यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, वेक्टर्स हमेशा जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और अगर वेक्टर ना हो, ठीक है, अगर सेल के पास प्रॉपर वेक्टर्स ना हो तो उसकी सारा जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, वो प्रोसेस नहीं चल सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैरियर्स नहीं होंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में, ट्रांसप्लांटेशन में, रिसर्च पर्पसेस में, कोई आइडेंटिफिकेशन करने में, मल्टीपल चीज़ों में मसला होगा। नाउ नेक्स्ट ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, राइबोसोम्स। पहले बुक से पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसके जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो ज़रा इसको सुन लीजिएगा और जान लीजिएगा। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले बच्चे बहुत पूछते हैं इसमें कि राइबोसोम है क्या। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, इसका मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन, और इसका रेशो क्या है, 1:1। ये 1:1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सम में ऑल्सो भी लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ तो लूजली अटैच्ड होते हैं। अब काम क्या है इनका, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस और मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल। इसका मतलब ये है कि एक बैक्टीरियल सेल में हज़ारों की तादाद में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर बेटा कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 0। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। किससे बने, आरएनए और प्रोटीन से, और 1:1 होता है। और इसके अलावा दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। स्मॉलर का क्या मतलब है कि इनका साइज़ छोटा होता है यूकैरियोटिक से। अगर प्रोकैरियोट्स का 80s होता है तो इनका 70s होता है। ये भी याद रखिए कि ये 50s और 30s का मिक्सचर है। बनना चाहिए 80s लेकिन बन रहा है 70s, उसकी वजह आपको बता दी। देन तो ये राइबोसोम हो गए। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सी हेडिंग, मीसोसोम्स, उसका शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2018 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ था मीसोसोम्स का सवाल। व्हाट आर मीसोसोम्स, गिव देयर रोल्स। ये ज़रा पढ़ लें, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ये डायग्राम किताब में नहीं है इस टॉपिक के साथ, तो प्योरली मैंने इसलिए बनाई है सो दैट आप इसको कंसेप्चुअली जान सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। द सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या कहते हैं, मीसोसोम्स। मीसोसोम इज़ इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। Whereas some mesosomes are also involved in export of extracellular enzymes। और इसके अलावा देखें कुछ 2-3 चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ ली। पहले आपने क्या पढ़ी mesosomes के हवाले से, पहले तो ये देखें बनते किस तरह। ये इनवेजिनेशन है, इनवर्ड मूवमेंट है इस सेल मेम्ब्रेन की, ये देखें, इसको बोलते हैं मीसोसोम, ठीक है। तो ये इनवेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की। रोल क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एक रोल, और दूसरा सेल डिवीजन। 2 रोल्स हैं इसके जो मेन यहाँ पे आप पढ़ रहे हो कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के अंदर बुनियादी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स के अंदर भी, जो सेल के बाहर एंजाइम्स हैं, चूँकि इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, तो डेफिनेटली एंजाइम्स के जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें भी इन्वॉल्व होंगी। और लास्टली, चूँकि मैंने पहले पढ़ा दिया कि सेल मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लिंक्ड हैं, तो इसके साथ भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। अगेन जस्ट फॉर द नॉलेज है, ये कभी भी नहीं आया शॉर्ट में या MCQs में, लेकिन पढ़ लीजिए एक दफ़ा। सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ वेरी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कम्पिटिटिव वो होता है जहाँ पे मुकाबला होता है, वेयर न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, दे टेंड टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स व्हेन पॉसिबल। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे स्टोर करते हैं उनमें ग्लाइकोजन है, सल्फ़र है, फैट है और फॉस्फेट है। तो कोई न्यूट्रिएंट्स आपसे पूछ ले जो यहाँ पे इन्होंने स्टोर किए हुए, लेट बी पुट इट लाइक दिस।
वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। देन कम सल्फर, देन कम फैट, ठीक है। ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट, और इसके अलावा यहाँ पे फॉस्फेट भी होता है, ठीक है, फॉस्फेट भी मौजूद है। अच्छा, ये हो गया। अगर इसके अलावा देखें तो सेल्स में, यानी कि बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बन जाते हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। कॉमन वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे मौजूद हैं, वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे हैं उसमें क्या है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है सारा, ये इन दोनों में ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ के हवाले से है, ठीक है। ग्रैन्यूल या स्टोरेज बॉडी के हवाले से ये पॉइंट्स हैं कि ये अब सर्टन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, या तो वो स्टोरेज ग्रैन्यूल है फॉर द न्यूट्रिएंट्स, या वो वेस्ट के लिए हैं। न्यूट्रिएंट्स के लिए ग्लाइकोजन है, सल्फ़र है, फैट और फॉस्फेट है, और वेस्ट के लिए अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड है, ठीक है। देन बेटे एक कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर स्पोर्स। सर्टन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स एक्सटर्नल, आइदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स और विद इन द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कौन सा होता है, अ सेल हैविंग नो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, और बेसिकली ग्रोथ वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। या विद इन द वेजिटेटिव सेल उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो अब एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, दे आर मेटाबॉलिक, और ये एंडोस्पोर्स के हवाले से बहुत कॉमनली पूछा गया है। एंडोस्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़। डॉर्मेंट क्या होता है, इनएक्टिव रेस्टिंग पीरियड, जिसमें एक सेल इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहता है ता वक्त है कि माहौल साजगार ना हो। जैसे कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये जो सेल है ये एज इट इज़ मौजूद रहेगा ता वक्त है कि माहौल साजगार ना हो, और फिर ये जो है वो ग्रो और रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसको मार्क कर लो। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज़ एंड आर प्रोड्यूस्ड एट लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। एक पॉइंट, स्पोर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स विच help to survive in adverse physical environmental conditions, जैसे लाइट है, हाई टेम्परेचर है, डेसिकेशन है, पीएच है और केमिकल एजेंट्स हैं। सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, लाइट, टेम्परेचर ज़्यादा है, डेसिकेशन क्या होता है, एक्सट्रीम ड्राइनेस को बोलते हैं, खुश्की के अमल को, पीएच, और इसी तरह केमिकल एजेंट्स। जैसे ही माहौल साजगार होता है ये रेप्लिकेट करते हैं और वेजिटेटिव सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जिनमें रीजनरेट होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट हेडिंग ऑफ द लेक्चर, व्हाट आर सिस्ट्स। दे आर डॉर्मेंट, थिक वॉल्ड, डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स। क्या वर्ड्स हैं, डॉर्मेंट इसका मतलब इनएक्टिव रेस्टिंग पीरियड में सर्वाइव करती हैं, थिक वॉल्ड हैं, दीवारें बहुत थिक हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हैं, खुश्की एक्सट्रीम ड्राइनेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकती हैं ये सिस्ट, ठीक है। एंड डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। रजिस्टर में लिख लो मेरा बच्चा, डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड और सब डिवाइड होता है और नए सेल्स बना देता है, ठीक है। और फिर ये हीट रेजिस्टेंट भी नहीं होते, दे आर नॉट एट ऑल हीट रेजिस्टेंट, ओके। तो ये आपके पास है सिस्ट, और ये थे तमाम बैक्टीरियल सेल के वेरियस स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको पढ़ाए, जिनके ऊपर आपको जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज थी वो प्रोवाइड की है। और अब आपने करना ये है कि सबसे पहले इस डायग्राम को आपने बना लेना है। ये डायग्राम बेटा किताब में नहीं है। उसके बाद आपने एक एक चीज़ इसकी देखते जाना है। आउटर से शुरू कर लीजिएगा, सेल वॉल, इन्वेलप नहीं मैंने बनाया, वो आप बाद में देख लें। सेल वॉल, फिर आपने आना सेल मेम्ब्रेन पे, फिर आपने आना साइटोप्लाज्म पे और उससे रिलेटेड जो आपके पास मैट्रिक्स है।
उसके बाद फिर आपने मेरा बच्चा ये न्यूक्लियोइड वाला एरिया बनाना है, मीजोसोम शो करने हैं, प्लाज्मिड शो करने हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स भी शो करने हैं, उसमें स्टोरेज ग्रैन्यूल भी होंगे और वेस्ट स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी होंगे, ठीक है, एक जैसे शो करते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके अलावा सिस्ट, ये पूरे का पूरा जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, या तो वो स्पोर फॉर्मेशन से बचता है अनफेवरेबल कंडीशन से, या वो सिस्ट बना के। तो सिस्ट कब बनती हैं? जब माहौल साजगार नहीं होता और ये आउटर प्रोटेक्टिव कवर की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिकैप करेंगे और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।